दोस्तों नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय जलवायु। तो आइए इसे प्रारंभ करते हैं। तो भारतीय जलवायु के बारे में पढ़ने से पहले इसमें कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ दी गई है, इसे देखते हैं। जैसे सबसे पहले जलवायु के बारे में ही है कि जलवायु आखिर है क्या। तो यह किसी बड़े क्षेत्र की लंबी अवधि, सामान्यतः 30-32 वर्ष या अधिक होता है, कहीं कहीं आपको 50 वर्ष भी लिखा रहता है। तो लंबी अवधि के लिए मौसमी दशाओं का औसत है, वह जलवायु कहलाता है। और मौसम क्या है? तो मौसम क्या है कि यह वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है जो जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में या एक सप्ताह में या कुछ घंटों में भी हो सकता है। तो ये मौसम है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। याद रखेंगे भारत की जलवायु कौन सी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है, ठीक है, मौसम शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है? पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना, ठीक है, उलट जाना, पवनों की दिशा का मौसम के अनुसार उलट जाना। और काफ़ी महत्वपूर्ण टर्म है ये, देखिए, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, यानी कि जिसे हम लोग शॉर्टकट में ITCZ कहते हैं। तो यह है क्या? यह एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है जिसमें व्यापारिक पवनों का अभिसरण होता है। इसे मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह भूमध्य रेखा के पास एक पट्टी 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ तक है, ठीक है, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ तक है, जो सूर्य के आभासी गति के साथ यह भी गति करती है। याद रखेंगे 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो क्षेत्र है, यह आप देख रहे हैं, यह ITCZ का क्षेत्र कहलाता है, यानी कि अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहलाता है। जुलाई के महीने में देखिए, तो जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में होती है, ठीक है। जुलाई के महीने में यह जो है ITCZ वो 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में होती है। अब एक शब्दावली में दिया गया है कोरियोलिस बल। यह क्या होता है? तो कोरियोलिस बल है कि जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी घूर्णन करती है, इस तरह से घूर्णन करती है। तो घूर्णन के कारण एक आभासी बल है, ठीक है, एक आभासी बल है जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। और यह मुड़ने का जो एक नियम है जिसे फेरल का नियम कहते हैं, ठीक है। क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में पवनें दाईं ओर मुड़ती है, दाईं ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में पवन क्या है, जैसे ये है, इस तरह से जाती रहती है पवन, तो मुड़ जाती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से मुड़ जाती है। तो ये बल जिस बल के कारण यह होता है, ये कोरियोलिस बल है, और यह जो नियम है यह फेरल का नियम कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति और प्रकार क्या है। तो भारतीय मानसून का संबंध ग्रीष्म ऋतु में होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन है। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य के उत्तरायण होने की फलस्वरूप ITCZ भी उत्तर की ओर खिसक जाता है। जैसा कि हमने ऊपर ही पढ़ा था कि यह सूर्य की गति के साथ यह आभासी गति करता है, इस प्रकार से गति करता है। तो ITCZ भी कहाँ है? उत्तर की ओर खिसक जाता है सूर्य जब उत्तरायण होता है गर्मी के दिनों में। इसे पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है और भारतीय उपमहाद्वीप उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब बनाता है। आपको पता है कि जो तापमान अगर उच्च होगी, वायुदाब क्या होगा? वायुदाब वह निम्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है कि जब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, सूर्य उत्तरायण होने के फलस्वरूप ITCZ भी कहाँ है? उत्तर की ओर खिसक जाता है। इससे पश्चिमी जेट धारा हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है और भारतीय उपमहाद्वीप उच्च तापमान के कारण निम्न वायुदाब बनाता है। पश्चिमी जेट धारा के हिमालय के उत्तर पूर्वी जेट धारा के प्रभाव से दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। याद रखेंगे कि ये जो पश्चिमी जेट धारा के हिमालय के उत्तर पूर्वी जेट धारा के प्रभाव से दक्षिण हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है और इसी उच्च वायुदाब से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति देखें तो गर्मी के दिनों में ITCZ गंगा के मैदान के आसपास स्थापित होकर निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्मित करता है। ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच विषुवत वृत्त को पार करती है, परंतु कोरियोलिस बल के कारण व्यापारिक पवनों की दिशा
दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। ठीक है, देखिए ये अगर इस तरह से गति करती है, दक्षिण पश्चिम का अर्थ क्या होता है कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाती है, ये इस तरफ हो जाती है। ठीक है, और इससे ही दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून को ही सामान्यतः भारतीय मानसून भी कहा जाता है। तो मानसून के प्रकार देखें तो एक तो है दक्षिण पश्चिम मानसून, जिससे आमतौर पर वर्षा होती है भारत में, और दूसरा है उत्तर पूर्वी मानसून, या जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अब सबसे पहले हम देखें मानसून के आगमन को। तो दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सबसे पहले अंडमान निकोबार तट से 25 मई को पहुंचता है। ठीक है, 25 मई को अंडमान निकोबार तट पर पहुंचता है, परंतु भारत के मुख्य भूमि पर सबसे पहले 1 जून को केरल के तट पर पहुंचता है। 10 जून को मानसून मुंबई एवं बिहार में 15 जून के आसपास पहुंचता है। जुलाई मध्य तक संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है। नोट में देखें तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होता है। इसके बाद क्रमशः लौटते हुए मानसून से, फिर पूर्व मानसून काल वर्षा तथा शीत ऋतु में वर्षा इनसे होती है। तो ये वर्षा का जो वितरण ये यहाँ पर दर्शाया गया है, इसे वर्गीकृत किया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून से 74% वर्षा होती है भारत में, 13% वर्षा लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ये है पूर्व मानसूनी वर्षा, 10% वर्षा इससे भी होती है, और ठंडी के ऋतु में जो वर्षा होती है वो 3% वर्षा ये शीतकालीन वर्षा होती है। और चूँकि बारी बारी से बताया गया है तो इसे हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इसलिए आइए चलिए देखते हैं। तो दक्षिण पश्चिम मानसून देखें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की जो शाखा है तो 2 शाखा है। ठीक है, एक शाखा है जो अरब सागर की शाखा है, और जो दूसरी शाखा है वो बंगाल की खाड़ी की शाखा है। ठीक है, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इसे आप देखें, चित्र में देख रहे हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून इस तरह से आती है, इस तरह से गुजरती है। ठीक है, तो यह अरब सागर की शाखा है, और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ से जो गुजरती है एक दूसरी शाखा यह भी है। तो 2 तरह की शाखा है, एक अरब सागर की शाखा, दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागर की शाखा क्या है, इसमें देखें तो इसके द्वारा पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट पर्वत, महाराष्ट्र, गुजरात एवं मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा होती है। ठीक है, अरब सागर की शाखा से यह राजस्थान से गुजरती हुई हिमालय से टकराती है तथा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ढालों पर वर्षा करती है। राजस्थान से गुजरने के बाद भी मानसून के इस शाखा से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, देखिए राजस्थान से गुजरती है, यह अरब सागर वाली शाखा जो है मानसूनी पवनी, यह गुजरती तो है लेकिन वर्षा नहीं कराती। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यह है कि पवनों की दिशा जो है वह अरावली पर्वत के समानांतर हो जाती है, और जैसे आपको पता है जब तक पर्वत से जो ये वायु है, ये पवनें जब तक टकराएगी नहीं तब तक टकरा के वर्षा नहीं होगी। अगर ऐसा हो कि इस तरह से पवनें हो, इस तरह से पर्वत हो और इसके समानांतर ही गुजर जाए तो टकराएगी ही नहीं, इसकी वजह से जो है ऐसा होता है। तो राजस्थान में वर्षा मानसूनी शाखा से वर्षा नहीं होने के कारण ये है कि पवन की जो दिशा है वो अरावली के समानांतर होती है। सिंध से आने वाली गर्म और शुष्क पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती है, जिसके कारण वायु संतृप्त नहीं हो पाती है, ये भी एक कारण है। सिंध से आने वाली जो गर्म और शुष्क पवनें हैं, सिंध मतलब वह पश्चिम से आने वाली, जो यहाँ राजस्थान है, यहाँ जो सिंध है पाकिस्तान की तरफ है, तो वहाँ से जो हवा आती है वह क्या है, गर्म और शुष्क पवनों की सापेक्षिक आर्द्रता को कम कर देती है, जिसके कारण वायु संतृप्त नहीं होती है। बंगाल की खाड़ी की शाखा को देखें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ों की कीपनुमा आकृति में फैले होने के कारण टकराकर यहाँ अत्यधिक वर्षा करती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा प्राप्त स्थान जो है मोहसिन राम है, खासी पहाड़ी में, याद रखेंगे 1141 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। चेरापूंजी में 1087 दूसरा सर्वाधिक वर्षा प्राप्त स्थान है, ये दोनों मेघालय में है। ठीक है, अरब सागर शाखा की आर्द्रता 65% अपेक्षाकृत बंगाल की खाड़ी की शाखा की आर्द्रता 35% से अधिक शक्तिशाली होते हैं। बंगाल की खाड़ी की शाखा पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान तक जाती है। इस शाखा से होने वाली वर्षा की मात्रा पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर क्रमशः घटती है। इसे देखें कि पूरब से पश्चिम जो जाएगी तो क्या होगा कि जो वर्षा की मात्रा है वह घटती जाएगी,
नोट में देखें तो तमिलनाडु तट वर्षा ऋतु में शुष्क रह जाता है। इसके दो कारण हैं। एक तो जो हमने पढ़ा था अरावली के बारे में, जो संदर्भ हमने राजस्थान के विषय में पढ़ा था, वही चीज़ यहाँ है कि तमिलनाडु तट मानसूनी पवनों के समानांतर पड़ता है और मानसून के अरब सागर शाखा में वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। इसकी वजह से मानसून प्रस्फोट क्या है? तो जून के प्रथम सप्ताह में मानसून सबसे पहले केरल के तट से टकराती है, जिसे मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, यानी कि मानसून का आगमन कहलाता है। मानसून विच्छेद किसे कहते हैं? तो मानसून के दौरान लगातार वर्षा होने के बाद कुछ सप्ताह के लिए वर्षा का अचानक रुक जाना, यही मानसून विच्छेद कहलाता है। मानसून विवर्तन क्या है? रिट्रीटिंग मानसून क्या है? तो अक्टूबर व नवंबर में सूर्य के दक्षिणायन होने तथा ITCZ के साथ साथ मानसूनी पवनों का भारतीय उपमहाद्वीप से पीछे हटना या लौटता मानसून निवर्तन कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, मानसून निवर्तन का मतलब क्या हुआ कि मानसून का लौटना, जब सूर्य दक्षिणायन होने लगती है तो ITCZ जो है वह खिसकना शुरू कर देता है और इसे ही हम लौटता हुआ मानसून या मानसून निवर्तन कहते हैं। उत्तर पूर्वी मानसून देखें, इसे मानसून निवर्तन भी कहते हैं, इसे भी लौटता हुआ मानसून कहते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून को। सितंबर के आरंभ से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, जिससे ITCZ भी भारतीय उपमहाद्वीप से पीछे हटने लगता है। इस समय मानसूनी पवनों की दिशा उत्तर पूर्व होती है, इसे ही उत्तर पूर्व मानसून कहते हैं, इसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। नोट में देखें तो शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। शरद ऋतु को मानसून प्रत्यावर्तन का काल कहा जाता है। मध्य अक्टूबर तक मानसून पवनें दक्षिण भारत को छोड़ शेष भारत से निवर्तित हो जाती है। यहाँ पर दक्षिण भारत दिया गया है, तो यहाँ आगे देखें कि लौटते हुए मानसून से तमिलनाडु तट यानी कोरोमंडल तट पर जाड़े के दिन में वर्षा होती है। मानसून निवर्तन के समय आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है, परंतु नमी बने रहने के कारण मौसम कष्टकारी हो जाता है। इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। इसे ध्यान दें, मानसून जब पीछे हटता है, मानसून निवर्तन के समय आसमान क्या होता है? स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है, परंतु नमी बने के कारण क्या है? मौसम कष्टकारी हो जाता है। इसे कार्तिक मास की उष्मा कहा जाता है। अब हम लोग देखें कि ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गर्म और शुष्क पवनें, तो मानसून पूर्व, ठीक है, मानसून पूर्व चक्रवात के नाम से जाना जाता है, मानसून से पहले का चक्रवात। इन पवनों के साथ मूसलाधार वर्षा और ओले भी आते हैं। याद रखें, ये क्या है? ग्रीष्म ऋतु में बहने वाली गर्म और शुष्क पवनें हैं जो मानसून से पहले यहाँ पर आते हैं। स्थानीय पवनें देखें, जैसे कि लू उत्तरी मैदान में पंजाब से लेकर बिहार तक इसे क्या कहता है? लू चलती है। काल बैसाखी या नार्वेस्टर्स देखें तो पश्चिम बंगाल और असम में बहने वाली मौसमी तूफान असम में बारडोली छीरा के नाम से जानी जाती है ये, ठीक है, जिसे हम लोग यहाँ पर काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर जो यहाँ पर देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल और असम में बहने वाली जो पवनें हैं मौसमी तूफान, और असम में क्या कहता है? बारडोली छीरा। उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो ये छोटा नागपुर पठार से होता है। आम्र वर्षा देखें तो आम्र वर्षा क्या है? तो केरल व कर्नाटक में पूर्व मानसून बौछारों को आमों को जल्दी पकाने में सहायता करता है ये, तो इसलिए हम लोग इसे आम्र वर्षा कहते हैं। और ये आम्र वर्षा कहाँ देखते हैं? केरल में और कर्नाटका में। ये जो पवनें हैं चक्रवात, फूलों वाली बौछार या चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। केरल व कर्नाटक के आसपास के क्षेत्रों में इसे फूलों वाली बौछार या चेरी ब्लॉसम भी कहा जाता है। कहवा के फूल को खिलने में यह मदद करता है। मानसून की उत्पत्ति के सिद्धांत और संबंधित वैज्ञानिक, तो सिद्धांत देखिए, तो तापीय सिद्धांत यानी क्लासिकल थ्योरी, यह सर एडमंड हैली ने यह सिद्धांत दिया था तापीय सिद्धांत का। गतिक सिद्धांत की बात करें तो गतिक सिद्धांत यानी विषुवतीय पछुआ पवन, यह सिद्धांत जो दिया है वो फ्लोन ने दिया है। जेट स्ट्रीम सिद्धांत देखें तो येस्ट कोटेश्वरम ने दिया है। एल नीनो सिद्धांत गिलबर्ट वाल्कर ने दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि एल नीनो क्या है और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एल नीनो का शाब्दिक अर्थ होता है बालक ईसा, ठीक है, बालक ईसा, क्योंकि यह धारा दिसंबर में क्रिसमस के आसपास आता है, ठीक है। इससे क्या है कि विश्व के विभिन्न भागों में सूखा, बाढ़ और मौसम की चरम अवस्था आती है। एल नीनो महासागरीय और वायुमंडलीय संयुक्त घटनाएं हैं। इसमें विषुवत रेखीय पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू के तट के निकट गर्म समुद्री धारा के रूप में प्रकट होती है।
इससे क्या है कि पेरू तट के समुद्र जल का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। यह अस्थायी रूप से पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट धारा को प्रतिस्थापित कर देता है। यह हर 5 या 10 साल पर प्रकट होता है। एल नीनो का प्रभाव देखें तो भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति हो जाती है, समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता हो जाती है, प्लवक की मात्रा में कमी होती है जिससे समुद्र में मछलियों की कमी हो जाती है। और इसका भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव है, तो एल नीनो और मानसून में विपरीत संबंध है। ठीक है, विपरीत संबंध का अर्थ यह हुआ कि एल नीनो जब आएगी तो मानसून को रोक देगी। ठीक है, इसके आगमन इसके प्रत्यागमन को सूचित करता है, यानी कि एल नीनो जितना मजबूत होगा मानसून उतना ही कमज़ोर होगा, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो विपरीत संबंध होता है इससे। एल नीनो के साथ मानसून कमज़ोर हो जाता है, वर्षा कम होती है और सूखे की स्थिति पैदा होती है, तापमान में वृद्धि होता है। अब हम लोग देखें ला नीना, ये एल नीनो और ला नीना। तो ला नीना क्या है, तो स्पेनिश भाषा का अर्थ है, इसका अर्थ क्या होता है, ये ला नीना जो है वो स्पेनिश भाषा का एक शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है, छोटी लड़की। एल नीनो की विपरीत घटना है, जस्ट उसके विपरीत है। जब पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में समुद्री जल का तापमान सामान्य की तुलना में ठंडा हो जाता है, कम हो जाता है, औसतन हर 3 या 5 साल पर यह आती है। ला नीना का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ला नीना से भारतीय मानसून मजबूत होता है और सामान्य से अधिक वर्षा होती है, तापमान सामान्यतः कम हो जाता है। यही ला नीना और एल नीनो में विपरीत संबंध है। तो अगर एक याद रहेगा तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब देखिए कि हिंद महासागरीय द्विध्रुव इंडियन ओशियन डाइपोल, ये क्या है, तो यह एक जलवायु घटना है जिसमें हिंद महासागर में समुद्र के सतह का तापमान 2 क्षेत्रों में अलग अलग होता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक धनात्मक यानी कि सकारात्मक द्विध्रुव और दूसरा है ऋणात्मक द्विध्रुव। तो यह क्या है, इसे देखिए, चित्रानुसार देख रहे हैं आप कि इधर धनात्मक डाइपोल जो दिखाया गया इसमें, तो इधर जो उत्तरी भाग है, माफ़ कीजिए, ये पश्चिमी भाग ये गर्म है और पूर्वी भाग क्या है, ठंडा है। जस्ट इसके विपरीत यहाँ पश्चिमी भाग ठंडा है और पूर्वी भाग क्या है, गर्म है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो धनात्मक या सकारात्मक द्विध्रुव क्या है, तो इसमें उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर के जल का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक हो जाता है। ठीक है, यही दिखाया गया है कि जब धनात्मक ये जो डाइपोल दिखाया गया है द्विध्रुव, तो इसमें क्या दिखाया गया है कि उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का जो जल का तापमान है वो पूर्वी महासागर की तुलना में सामान्य से अधिक होता है। इसमें अधिक कौन सा है, तो पश्चिमी भाग अधिक है धनात्मक वाले में, पश्चिमी भाग जो है गर्म है, और यहाँ जो है ऋणात्मक वाले में जो पश्चिमी भाग है वो ठंडा है। यही है। तो यह भारतीय मानसून पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। धनात्मक नाम इसीलिए रखा गया है कि यह जो है सकारात्मक प्रभाव डालती है। ऋणात्मक द्विध्रुव क्या है, तो इसमें क्या है, उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान सामान्यतः से कम जबकि पूर्वी हिंद महासागर जल का तापमान सामान्यतः से अधिक होता है। यह भारतीय मानसून पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब देखते हैं एल नीनो दक्षिणी दोलन यानी कि एनसो, यह क्या है, तो एनसो एक आवर्ती जलवायु पैटर्न है जो एल नीनो और ला नीना चरणों के बीच उतार चढ़ाव करता है, जो वैश्विक मौसम पैटर्न को प्रभावित करता है। उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर में समुद्री जल के तापमान में परिवर्तन से जुड़ा है। अब हम लोग देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो यह एक बहुरूष्ण कटिबंधीय, ठीक है, बहुरूष्ण कटिबंधीय तूफान है। यह एक जिसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर से होता है। ये चक्रवात पश्चिमी जेट धाराओं के साथ पश्चिम से पूरब की ओर जो है, पश्चिम से पूरब की ओर भारत की तरफ जो है, ये एशियाई कंट्री की तरफ बहती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग एवं उत्तर मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है। याद रखेंगे, ये जो पश्चिमी विक्षोभ है जो कहाँ उत्पन्न होती है, तो भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर में। आप मैप जब देखिएगा तो यहाँ यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर ये भूमध्य सागर है, और मान लेते हैं यहाँ पर जो भारत है। तो ये जो हवाएं चलती है, ये जो जेट धाराओं चलती है, इससे क्या होता है, इससे ये जो चक्रवात है वो पश्चिमी जेट धाराएं पश्चिम से पूरब की ओर चलती है। तो पश्चिम विक्षोभ के द्वारा भारत के उत्तर पश्चिम भाग एवं उत्तर के मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है। इससे होने वाली वर्षा को राजस्थान में मावठ कहा जाता है, ठीक है, या मावत भी इसे कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि कोपन के
जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार से उन्होंने किया है, तो इसे देखें। तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार जो है वो तापमान तथा वर्षण के मासिक मान है। जलवायु के प्रकार देखें तो AMW, देखिए यहाँ कैपिटल और स्मॉल दोनों का महत्व है, आप देखते चलिए। A कैपिटल में है, M में स्मॉल है और W जो है वो स्मॉल है। तो इसका क्या मतलब होता है, तो लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून, ये कहाँ देखने को मिलता है, तो गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट, ये AMW वाला देखने को मिलता है। AS कैपिटल में A और स्मॉल में S, ये इस प्रकार के जलवायु का प्रकार कौन सा है, तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून, ये तमिलनाडु का कोरोमंडल क्षेत्र है। AW जो है ये क्या है, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार, तो कर्कवृत्त के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकतम भाग है। आगे है कैपिटल में B, बाकी स्मॉल है BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु, यह उत्तर पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग हैं। CWG ये क्या है, CWG जो है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून, ये गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश ये जो है वो CWG वाले में मानसून में आता है। अब क्या है DFC क्या है, तो लघु ग्रीष्म व ठंडी आर्द्र शीत ऋतु, यह अरुणाचल प्रदेश, इसको कैटेगराइज किया गया इसमें। ई जो है, ई का मतलब होता है ध्रुवीय, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ई माना गया है। इसके बाद है BWHW, बी कैपिटल है, तो गर्म मरुस्थल के रूप में इसको रखा जाता है और यह उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी पंजाब इसमें रखा गया है। बिहार को देखें तो यहाँ पर CWG वाले कैटेगरी में आएगा। ये देखिए इस तरह से जो बांटा गया है, एक बार देख लीजिए। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फूजीवारा प्रभात क्या है। फूजीवारा प्रभात क्या है, तो दो चक्रवात तीव्र गति करते हुए एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं तो एक अति विशाल चक्रवात का निर्माण होता है या साझा केंद्र बनाकर चक्कर लगाने लगता है। यह घटना फूजीवारा प्रभाव कहलाता है। चूँकि जो इसके खोजकर्ता थे इनका नाम था सकुहेई फूजीवारा, 1921 में जापान के मौसम वैज्ञानिक थे ये सकुहेई फूजीवारा, इन्होंने खोजा था, इसलिए फूजीवारा प्रभाव इसे कहा जाता है। प्रभात नहीं, ये प्रभाव होगा यहाँ पर, फूजीवारा प्रभाव। तो ये फूजीवारा प्रभाव क्या है, तो जब दो चक्रवात तीव्र गति करते हुए एक दूसरे में विलीन होते हैं तो एक अति विशाल चक्रवात का निर्माण होता है या साझा केंद्र बनाकर चक्कर लगाने लगते हैं। सबसे पहले इसे पश्चिमी प्रशांत महासागर में देखा गया था। याद रखेंगे कि सबसे पहले इसे कहाँ देखा गया था, तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में इसे देखा गया था। मानसून का पूर्वानुमान देखें तो मानसून का पूर्वानुमान क्या है, तो मानसून की तीव्रता के बारे में पूर्वानुमान पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती और हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन के बीच के वायु दाब का अंतर मापकर किया जाता है। इसे याद रखेंगे कि मानसून की तीव्रता के बारे में जो पूर्वानुमान लगाया जाता है वह दो स्थान याद रखेंगे, तो ताहिती और दूसरा पोर्ट डार्विन। ये ताहिती कहाँ है, तो देखें पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित फ्रेंच पोलिनेशिया के ताहिती है, ये पूर्वी प्रशांत महासागर में स्थित है। और पोर्ट डार्विन कहाँ है, तो हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित पोर्ट डार्विन के बीच, इसके बीच वायु दाब के अंतर को माप करके मौसम का पूर्वानुमान लगाया जाता है। जलवायु से संबंधित प्रमुख शोध संस्थान देखें तो भारतीय मौसम विभाग 1875 में इसकी स्थापना हुई थी, भारतीय मौसम विभाग की 1875 में। और मुख्यालय देखें पहले कोलकाता, फिर उसके बाद शिमला, फिर उसके बाद पूना और उसके बाद जो है अब वर्तमान में नई दिल्ली है। इसके बाद भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, इसका जो मुख्यालय है वो पुणे में है। इसके बाद है मध्य दर्जे के राष्ट्रीय मौसम भविष्यवाणी केंद्र, ये नोएडा में इसका मुख्यालय है। इसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र, यही सुनामी वार्निंग सेंटर है, यह हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। नोट में देखें महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं, तो भारत का सबसे शुष्क स्थान यानी कि सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह लेह है। ठीक है, लेह। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरह होती है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर यह जो है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। दैनिक तापांतर का मतलब क्या होता है कि दिन के समय और रात के समय का जो तापमान होता है वो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कहाँ होता है, इसी को तापांतर बोलते हैं, ताप का अंतर। यह राजस्थान में सबसे अधिक होता है। भारत के उत्तर
उत्तर पश्चिमी भागों एवं उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है और पश्चिमी विक्षोभ इसका कारण है। रबी की फसलों के लिए पश्चिमी विक्षोभ जो है लाभदायक होता है। तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून से होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस अध्याय को पूरा कर लिया है और आशा है कि आपको यह अध्याय समझ में आया होगा, ये भारतीय जलवायु का अध्याय। तो हमने अभी तक 5 अध्यायों को पूरा किया है और लगभग हम लोग आधा पढ़ चुके हैं। तो आशा है कि आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होइएगा। अब कल जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति। ठीक है, तब तक आप इसे पूरा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।